स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासिक के यूट्यूब चैनल में। यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस में कंप्यूटर में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर 6वां। इससे पहले हमने आपको 5 सेट करा दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो के आखिरी में आप हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। देखिए, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे और यहाँ पे अगर आप 20 क्वेश्चन में कम से कम 15 प्लस करके जाते हैं तो पेपर में बहुत ही आराम से आप 15 कर पाएंगे। अगर यहाँ पर आप 15 नहीं कर पा रहे हैं 20 सवालों में, जो कि चैप्टर वाइज दिया जा रहा है, तो फिर पेपर में आप कैसे ही कर पाओगे। इसलिए पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए और देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है साहब, चलिए एक आसान से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का इंटरफेस के लिए उपयोग करता है, यानी जो यूजर है उनको बातचीत के लिए किसी विशेष प्रकार के कमांड को याद रखने और उसे दर्ज करने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, इंटरफेस क्या होता है, ये दो तरह से होता है। अगर देखा जाए कि आज के समय में तो जो इंटरफेस होता है वो दो तरह से होता है। एक तो जो आजकल प्रयोग होता है वो होता है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ऐसे ही होता है कमांड लाइन इंटरफेस। दोनों में अंतर क्या होता है, जैसे इस समय आप देखिए तो आप क्या करते हो, अगर आपको म्यूजिक चलाना है आपके फोन में तो आप क्या करते हो, जाहिर सी बात है कि आप कहोगे सर हमारे पास मोबाइल में एक ऐप बना है, उस पर ऐसे म्यूजिक छपा है, उस पर क्लिक करते हैं, म्यूजिक चालू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, आपको माउस से कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ी या कोई टेक्स्ट नहीं लिखना पड़ा कि म्यूजिक चलाइए, ऐसा। ठीक है, आपने सीधे क्या किया, टच किया और आपका काम हो गया। इसको हम बोलते हैं साथी ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इसमें किसी अन्य या ऐसा कहा जा सकता है कि कोई करेक्टर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सीधे कर सकते हो। लेकिन जहां पे यहाँ पे जो हमारा CLI होता है, कमांड लाइन इंटरफेस जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि टेक्स्ट लिख करके कमांड देना पड़ता है तब जाके काम होता है। तो यही कह रहा है कि कोई विशिष्ट कमांड और इस कमांड को हमें याद करना पड़ता है और इस कमांड को हम क्या करते हैं, दर्ज करते हैं, जैसे माउस की मदद से या कीबोर्ड की मदद से, ऐसा। ठीक है, तो ये होता है हमारा कमांड लाइन इंटरफेस। तो याद रखिए, किसी विशिष्ट कमांड का जब प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा आपका कमांड लाइन इंटरफेस। इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा, पहला हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो कंप्यूटर और यूजर के मध्य में जो इंटर रिलेशन है यानी अंतर संबंध है उसको स्थापित करने के लिए यूजर इंटरफेस कहलाता है। जो स्थापित करता है संबंध दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका कमांड लाइन इंटरफेस होता है, CLI होता है। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर को टेक्स्ट कमांड देकर नियंत्रित किया जाता है, यानी लिखित आदेश दिया जाता है इसमें। ठीक है, इसमें आप देखेंगे माउस, आइकन्स, ग्राफिकल बटन ये सब नहीं होते हैं, सिर्फ कीबोर्ड से टाइप करके आप क्या करते हो, कमांड देते हो। आप देखोगे जो हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी जो DOS है वो एक प्रकार का CLI होता है। और ये पेपर में बार बार आपसे पूछा जाएगा कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का इंटरफेस देता है, तो आप बताना कि वह एक कमांड लाइन इंटरफेस को देता है। और जो कमांड है इसे यूजर को याद करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए कभी कभी इसको करेक्टर यूजर इंटरफेस, मतलब ये उसी पहले होता था ना करेक्टर यूजर इंटरफेस CUI, उसी का ही एक फॉर्मेट है आपका CLI। ठीक है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पेपर में पता नहीं क्यों बस बार बार आता रहता है, बहुत ही साधारण सा, बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है। अब जानते हैं GUI का पूरा नाम क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ग्राफिकल। ध्यान रखना सब में है ग्राफिकल। यूजर, यूजर यहाँ पर भी है, ये हो जाएगा। और इंटरकनेक्ट नहीं होता है, इंटरफेस होता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका D। ये क्वेश्चन यहीं पर ऐसे उल्टा सीधा करके थोड़ा आंख से उजल करके गलत हो जाता है। इसमें क्या होता है, तो अभी जैसे मैंने आपसे बताया कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होगा, वह तरीका जिसमें हम कंप्यूटर के साथ ग्राफिक्स, आइकन्स, बटन, मेन्यू, विंडोज, माउस इनका इस्तेमाल करके इंटरेक्ट करते हैं, यानी अपनी बातचीत आगे बढ़ाते हैं। वो जैसे विंडोज 11 इस समय हो गया, वो भी आपका GUI पर चलता है। मैक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी, लिनक्स एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम है या iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सभी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के एग्जाम्पल है। आपको समझ में आ गया होगा दोनों क्या चीज होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितने लोग इसका देंगे राइट आंसर। बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, आगे बढ़िए। करा कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, जाहिर सी बात है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को बेहतर ढंग से चलाने के लिए, रख रखाव करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब बहुत सारा काम करता है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई सुरक्षा कर रहा है, ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है, कंप्यूटर को बेहतर ढंग से चला रहा है तो वो अच्छा काम करेगा। ठीक है, देखते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि जो वायरस होते हैं, जो मालवेयर होते हैं या जो ट्रोजन होते हैं, इनको हटाने का काम एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है और ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है।
देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। कोई भी काम सही, हमारा कंप्यूटर आप जानते हैं कि उस पे कभी-कभी वायरस का अटैक हो जाता है। तो अगर हमारे पास कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं हो, तो हमारा कंप्यूटर खराब हो सकता है। और इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ऐसे कई सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं। अब समझिएगा बात को, ये दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ सही है, जवाब आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर। देखिएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को बेहतर ढंग से चलाने के लिए, उसके रखरखाव के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसी में ही आप देखेंगे तो एंटीवायरस या एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर, जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार है। समझ रहे हैं? ये होता है साहब, ये क्या करता है, जो वायरस होते हैं, जो मालवेयर होते हैं या जो ट्रोजन होते हैं, उनको डिटेक्ट करता है और उनको हटाने का काम करता है। तो आप कहते हैं, कभी कभी जाते हैं तो कहते हैं एंटीवायरस आप डाल दीजिए, या कहते हैं कि एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर आप हमें डाल दीजिए। तो वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वो है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, समझ रहे, जो आपके कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान कर रहा होता है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप अन्य सॉफ्टवेयर देखेंगे, जैसे इस तरह से विंडोज डिफेंडर आता है, आप कई बार अपने लैपटॉप वगैरह में देखे होंगे। एवेस्ट आता है, नॉर्टन आता है, मालवेयर बाइट्स आता है। ये सब एंटीवायरस होते हैं जो हमारे लैपटॉप्स वगैरह में रहते हैं और मतलब इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर का रूप है तो इंस्टॉल किया जाएगा और हमारा लैपटॉप सिक्योर सुरक्षित रहता है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि जो वेब ब्राउजर होता है, ठीक है, वह मॉलवेयर का एग्जाम्पल नहीं होता है, वायरस वो नहीं होता है। हाँ, लेकिन वेब ब्राउजर के माध्यम से हमारे लैपटॉप में या जो भी आपका सिस्टम है उसमें मॉलवेयर आ सकता है, यानी उसमें वायरस आ सकता है, जैसे वेबसाइट के माध्यम से आ सकता है। लेकिन खुद कोई वेब ब्राउजर यह मॉलवेयर का एग्जाम्पल नहीं होता। इसे आपको थोड़ा ध्यान रखना है साहब, है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इस वजह से इस चैनल पे मेरे सब्सक्रिप्शन बहुत कम होते हैं। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा कि आप वीडियो को रोकिएगा और जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करके आइएगा और एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा। काफी परिश्रम के बाद ये क्वेश्चन निकाले जाते हैं, एकदम से समझिएगा कि निचोड़ आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो थोड़ी सी हमारी मेहनत के लिए आप ये काम जरूर करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब और एक शेयर आप जरूर करें। ठीक है साहब, चले अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही एक प्रमुख प्रकार है। अब देखिए, कह रहा कौन सा प्रकार है, तो समझने वाली बात है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कई प्रकार आते हैं। डिस्क को मैनेजमेंट करने का भी टूल आता है, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स आते हैं, जो डिस्क होते हैं उनको मैनेजमेंट करते हैं ताकि डिस्क को साफ रखा जा सके। जैसे कभी कभी क्या होता है, डिस्क का पूरा भर जाता है, तो आप याद रखिए कि फोन में आता होगा क्लीन अप करने के लिए या स्टोरेज क्लीन अप करने के लिए। तो वो क्या है, स्टोरेज क्लीन अप क्या है? तो एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ तो याद रखिएगा डिस्क मैनेजमेंट। अब भाई डिस्क अगर आपका जैसे हार्ड डिस्क हो गया या जो आपका रैम हो गया, वो अगर साफ सुथरा रहेगा तो आपका सिस्टम तेज चलेगा, फास्ट चलेगा। ठीक है, बैकअप और रिकवरी, भाई बैकअप और रिकवरी भी एक प्रकार का जो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है साथी। ठीक है, किसी भी डाटा को बैकअप करना ताकि कंप्यूटर की आवश्यकता को उसे बेहतर रूप से चलाया जा सके, है ना। फाइल को मैनेजमेंट करना, उसे रिकवरी करना, ये सभी के सभी हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ही प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार से डी आंसर आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है साहब, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के प्रकार में अगर देखा जाए तो कई सारे होते हैं, जैसे एंटीवायरस और मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एंटीवायरस को स्कैन करते हैं, उसे खत्म करते हैं। डिस्क मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, बैकअप और रिकवरी सॉफ्टवेयर होते हैं। फाइल मैनेजमेंट होते हैं, सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने वाले होते हैं। कंप्रेंशन टूल भी, ये भी हमारे डिस्क मैनेजमेंट टूल में आता है। जैसे बड़ी बड़ी फाइलें हो गई, उसे जेडआईपी में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, समझ रहे, उसको कंप्रेस करके छोटा कर देना। ये भी टेक्स्ट के एडिटर भी सिक्योरिटी यूटिलिटीज और डीकम्प्रेशन यूटिलिटीज भी होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ हमारे होते हैं जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं ये लोग। ठीक है, अब देखिए डेटा का बैकअप ना होने का संभावित परिणाम क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई डाटा है, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास कोई डाटा है और उसका बैकअप नहीं हो पा रहा है, उसका बैकअप नहीं हो पाएगा, अचानक से आपका लैपटॉप खराब हो जाए तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि आपका ये डाटा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यानी डेटा की आपकी हानि हो जाएगी। तो अगर आप डेटा का बैकअप नहीं करते हो, उसे कहीं पर स्टोर नहीं करते हो, कहीं पर रखते हो, मेल में नहीं रखते हो, डिवाइस ड्राइव में नहीं रखते हो, तो आपका इससे डेटा खराब हो सकता है, डेटा की आपकी हानि हो सकती है। ठीक है, तो डेटा का बैकअप लेने का मतलब यही होता है कि आप डेटा कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दो, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इससे आपका डेटा का हानि हो जाएगा, आपका डेटा नुकसान हो सकता है। तो डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। देखिएगा, डेटा बैकअप का मतलब होता है कि अपने जरूरी डेटा को एक प्रतिलिपि कॉपी बना करके किसी अन्य स्थान, जैसे हार्ड ड्राइव हो गया या फिर मेमोरी हो गया, उसमें सुरक्षित रखना।
यदि बैकअप नहीं लिया गया होता तो कंप्यूटर के रख रखाव होने या किसी अन्य कारण से आपका डेटा नुकसान हो सकता है, यानी डेटा की हानि हो सकती है। डिकम्प्रेशन यूटिलिटीज का क्या उद्देश्य है? जो डिकम्प्रेशन यूटिलिटी होता है इसका क्या मतलब होता है? अभी ऊपर आपने पढ़ा कि डिकम्प्रेशन यूटिलिटी नाम की कोई दुनिया होती है, तो साहब याद रखिएगा जो संपीड़ित फाइलें होती हैं, जो कंप्रेस्ड किया होता फाइल होता है, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए, डीकम्प्रेस करने के लिए, डीकम्प्रेशन उसका नाम ही है, उसको करने के लिए हम डीकम्प्रेशन यूटिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से द करेक्ट आंसर आपका कौन सा? डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है साहब, देखिए डीकम्प्रेशन यूटिलिटी की बात करेंगे तो यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है जो संपीड़ित फाइल, जैसे मान लीजिए कोई जेडआईपी का फाइल हो गया या कोई आरएआर फाइल हो गया, इसको ठीक है नॉर्मल फाइल में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। कभी आपने देखा कि आपके लैपटॉप में जेडआईपी फाइल है, कोई मान लीजिए कोई फाइल आपके पास भेजा है, वो जेडआईपी है, ठीक है, जिप नाम जिसे आप बोलते हो, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो कहता है कि यार इसको खोलने के लिए मेरे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो आप कहोगे अब क्या होगा? तो वो कई एप्लीकेशन के नाम बताएगा जो चलते हैं उस समय, तो आप खोलोगे जेडआईपी खोलने के लिए एप्लीकेशन अगर सर्च करोगे तो आपके अब देखोगे कि कई सारे ऐप आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्ले स्टोर पर। तो उन ऐप को हम बोलते हैं डीकम्प्रेशन यूटिलिटीज ऐप, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो जेडआईपी हो गया इन सब फाइलों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये इसकी जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है साहब, ध्यान रखना। अगला, इनपुट या आउटपुट सिस्टम में जो डिवाइस ड्राइव होता है उसका क्या काम होता है? पहले तो समझ लीजिएगा डिवाइस ड्राइव होता क्या चीज है। मैं एक बार ऐसे एक प्रिंटर खरीद के लाया, ठीक है, बहुत बड़ा प्रिंटर था और मेरा बेचारा लैपटॉप था, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए लैपटॉप है और ये मान लीजिए हमारा प्रिंटर है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक कागज बढ़िया से मैंने इसको जोड़ दिया, ठीक है, और मैं कहा लाओ बटन दबाते हैं कागज प्रिंट करते हैं। मैंने अपने लैपटॉप से कहा भाई कागज प्रिंट कर, तो लैपटॉप ने इसको समझ नहीं पाया कि इसको करना क्या है, इस प्रिंटर को देना है कि नहीं। ब्रदर कंपनी की मेरी प्रिंटर थी, ठीक है, तो ये भाई साहब लैपटॉप हमारे परेशान हो गए इसको सेंड करने में। क्यों? क्योंकि लैपटॉप हमारे प्रिंटर की भाषा को समझ ही नहीं पा रहे थे। तो एक कैसेट हमें साथ में मिला था जिसका नाम था ड्राइवर। क्या नाम था? ड्राइवर। तो ऐसे ही होता है ड्राइवर, और डिवाइस का मतलब किसी डिवाइस को चलाने वाला ड्राइवर। इसका मतलब कि अगर उस ड्राइवर को हम इसमें इंस्टॉल कर देंगे तो हमारे लैपटॉप की भाषा, हमारे प्रिंटर की भाषा हमारा लैपटॉप समझ पाएगा। समझ रहे बात को? तो यही चीजें होता है एक डिवाइस ड्राइवर। बिना डिवाइस ड्राइवर के कुछ भी नहीं चलाया जा सकता, इवन माउस भी नहीं चलाया जा सकता, अंदर लगा रहता है डिवाइस ड्राइवर। हर एक डिवाइस के लिए होता है एक डिवाइस ड्राइवर, ध्यान रखिएगा, ठीक है साहब। तो इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा। यानी अगर देखा जाए तो साफ साफ शब्दों में इसको अगर समझने की कोशिश किया जाए कि हमारा जो लैपटॉप है, ठीक है, इसके अंदर सबको प्रबंधन, सबको मैनेजमेंट कौन कर रहा है? तो आप कहोगे सर सबको मैनेजमेंट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को भाई सूचना चाहिए, और हमारा जो डिवाइस ड्राइवर है वही बताएगा कि कोई पर्टिकुलर डिवाइस में क्या क्या विशेषता है। समझ रहे? तो हमारा जो डिवाइस ड्राइवर है वो बताएगा किसी पर्टिकुलर में क्या क्या विशेषता है, ठीक है। तो कहा जा सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर उपकरण के बीच, भाई ये डिवाइस ड्राइव किस में होता है? हार्डवेयर में होता है, ठीक है, तो ये हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, और ये डिवाइस ड्राइव है, और डिवाइस ड्राइव ही ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ बताता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये डिवाइस ड्राइव है ना, ये एक प्रकार का मध्यस्थता करने का काम करता है, किसके बीच में? ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, और जो हमारा हार्डवेयर है, चाहे इनपुट और आउटपुट डिवाइस आप कहिएगा, इनके बीच में। क्योंकि अगर ये डिवाइस ड्राइव नहीं हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझ नहीं पाएगा कि हमारा हार्डवेयर कहना क्या चाह रहा है, और समझ ही नहीं पाएगा तो वो प्रतिक्रिया नहीं देगा और आगे का काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर उपकरण के बीच में मध्यस्थ के रूप में काम करता है हमारा डिवाइस ड्राइव। तो चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, उनमें आपको ध्यान रखना है डिवाइस ड्राइव का यही रूल होता है, ठीक है, समझिएगा। डिवाइस ड्राइवर की बात करेंगे तो यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में संचार स्थापित करता है। यह एक ट्रांसलेटर की तरह समझिए काम करता है, यानी जो इनपुट डिवाइस है वो क्या कह रहा है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को उसकी भाषा में समझाएगा। समझ रहे बात को? ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर की भाषा को नहीं समझता है और ना ही हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड को सीधे समझता है। इस स्थिति में डिवाइस ड्राइवर क्या करता है? इन दोनों के बीच में काम करता है और समझाता है। डिस्प्ले या मॉनिटर ड्राइव होता है, प्रिंटर या स्कैनर ड्राइव होता है, नेटवर्क ड्राइव होता है, कीबोर्ड या माउस ड्राइव होता है, वेब कैम ड्राइवर होता है। इस प्रकार से कई ड्राइवर होते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, उस प्रकार का ड्राइवर हमें चाहिए होता है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। कह रहा है कि जो कंपाइलर्स होते हैं इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा, ठीक है। पहला कह रहा है कि यह प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज HLL जिसे हम लोग पढ़ सकते हैं,
यानी HLL हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम या सोर्स कोड को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ता है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, कंप्यूटर हमारा मशीनी भाषा पढ़ता है, यानी 0 और 1 को पढ़ता है। लेकिन आप देखेंगे कीबोर्ड पे हम क्या दबाते हैं? 0 1 दबाते हैं क्या? नहीं, कीबोर्ड पे हम कोई भाषा लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है कि राम लिखना है, ठीक है, सपोज करिए, तो हमने RAM पे प्रिंटर कर दिया, राम का फोटो बनाओ, मैंने ऐसे प्रिंटर कर दिया, फोटो बनाओ, ठीक है, मान लीजिए मैंने ऐसे प्रेस कर दिया। तो अभी क्या होगा कि हमने इसे कीबोर्ड से एंटर कर दिया, गया सिस्टम के पास गया, तो अब हमारे कंट्रोल यूनिट को सीधे ये थोड़ी समझ में आएगा इसको ऐसे बनाना, नहीं, वो इस भाषा को नहीं समझेगा, इसे इन सबको कोड करे, डिकोड करेगा और इसे सबको 0110001 फॉर्मेट में लेकर के आएगा। इसे हम मशीनी भाषा के नाम से जानेंगे, समझ रहे हैं? अब ये काम जो ये लैंग्वेज हमने लिखा, इसे तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर नहीं समझ पा रहा है। भाई हमने तो समझ लिया ना कि हमने लिखा कि राम जी का फोटो बनाना, तो इसमें सीधे सीधे राम जी का फोटो बनाना है, ठीक है, यानी हम जिसे समझ पा रहे हैं, लेकिन हमारा मशीन इसको समझ में नहीं पा रहा है साहब, तो मशीन इसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करेगा, समझ रहे हैं? इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसे मशीन क्या करेगा? अपनी भाषा में साहब कन्वर्ट करेगा। तो कह रहा कि जो कंपाइलर होता है वह हाई लेवल लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम या सोर्स कोड लिखा गया है तो उसे मशीनी लैंग्वेज में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड कह रहा है कि जो कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक बार पढ़ता है और सारी गलतियों को बताता है, ये भी बात सही है। प्रत्येक हाई लेवल लैंग्वेज के लिए एक अलग कंपाइलर की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए अगर हम बात करेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर को लेकर के, तो 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमें देखने को मिलते हैं डिवाइस के अंदर। कौन कौन सा? एक कंपाइलर, एक इंटरप्रेटर और एक असेंबलर, ठीक है। देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एग्जांपल होता है जो एक प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए किसी कोड को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए जितने प्रोग्राम या सोर्स कोड होते हैं उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। प्रत्येक हाई लेवल लैंग्वेज के लिए एक अलग कंपाइलर होता है। कंपाइलर जो होता है वो असेंबलर की तुलना में ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा बुद्धिमान होता है। यह सभी तरह के लिमिट्स, रेंजेस और एरर्स इनको चेक करता है। यदि कोई एरर है तो पूरे प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता है। समस्या ये है कि ये पूरा पढ़ता है कंपाइलर। दिक्कत ये है आप बिना पूरा पढ़े, पूरा मतलब अगर आप पूरा पन्ना लिख दिए तो पहले पूरा पढ़ेगा, जहां जहां एरर होगा उसको ये बता देगा और फिर से आप एरर सही करके फिर से पूरा पेज फिर पढ़वाना पड़ता है। समझ रहे? बहुत बड़ा दिक्कत यही है। तो इसमें यही समस्या है कि कंपाइलर ये पूरे पेज को पढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप नहीं करता, पूरे पेज को पढ़ता, ध्यान रखिएगा, ठीक है साहब। और गलती पूरा एक बार में बता देगा, फिर से आप स्कैन करोगे फिर आपको पूरा पेज वो स्कैन करेगा, ठीक है। तो कह रहा कौन सा सॉफ्टवेयर विकास में कंपाइलर की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विकास में कंपाइलर की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है? यह निष्पादन से पहले उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी कोड में परिवर्तित करता है। बात तो सही है, ये तो यही करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर ही तो पूछ रहा है, सही है। यह कई प्रोग्राम मॉड्यूल को एक ही निष्पादन योग्य योग्य मॉड्यूल में जोड़ता है। नहीं। यह रन टाइम के दौरान लाइन दर लाइन डिकोड करेगा? नहीं। असेंबली लैंग्वेज लेना देना नहीं है इससे। तो ए हो जाएगा प्रश्न का आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब। देखें तो वो तो बात वही थी, ऊपर मैंने समझाया। अगला, इंटरप्रेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इंटरप्रेटर भी क्या है? तो आपको सर ये भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। कैसा लैंग्वेज ट्रांसलेट करेगा? तो कह रहा कि इसके बारे में विचार करिए। यह जो है किसी कोड को, अगर मान लीजिए हमने कोई HTML में कोड लिख दिया है या CSS में या जावास्क्रिप्ट में मैंने कोड लिखा है, तो कह रहा है कि उसको लाइन बाय लाइन इसको ट्रांसलेट करेगा और तुरंत नहीं होगा, तुरंत चलाता है उसको, ठीक है, सही है। इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो थोड़ा स्लो होता है क्योंकि ये हर बार ट्रांसलेट करता है, बिल्कुल सही है। अगला जो हमारा पाइथन होता है, जावास्क्रिप्ट होता है, जो बेसिक है, ये जो भाषाएं हैं वह इंटरप्रेटर के एग्जांपल है। क्या ये सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं? तो बिल्कुल ही सभी के सभी स्टेटमेंट आपके सही हैं, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है साहब। देखिए अगर हम बात करेंगे इंटरप्रेटर को लेकर के, तो यह किसी प्रोग्राम द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी लेवल लैंग्वेज में करता है। दोनों में समानता आपने देखा, कंपाइलर इंटरप्रेटर, ठीक है। यह प्रत्येक निर्देश को एक एक करके ट्रांसलेट करता है। इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो थोड़ा स्लो होता है क्योंकि हर बार ये ट्रांसलेट करता है।
कंपाइलर की तुलना में इंटरप्रेटर कम समय लेता है। दोनों में ये अंतर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है साहब। जहां वो कंपाइलर पूरा पढ़ता है, ये भाई साहब एक एक पढ़ता है। डॉट डॉट के द्वारा असेंबली लैंग्वेज, ये थोड़ा सा लैंग्वेज देखिएगा, ये असेंबली लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं, असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए किसी प्रोग्राम को पढ़कर उसका अनुवाद मशीनी लैंग्वेज में करते हैं। भाई साहब ये असेंबली लैंग्वेज, जबकि इंटरप्रेटर और कंपाइलर इन्होंने क्या किया था, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया था। लेकिन ये ऐसे हैं जो कि असेंबलर हैं, जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, कौन है भैया, इनको जरा सा देखेंगे। ये असेंबलर, यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए किसी प्रोग्राम को पढ़कर उसका अनुवाद मशीन लैंग्वेज में करते हैं। असेंबली भाषा के प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तथा इसकी मशीनी भाषा का जो ट्रांसलेशन प्राप्त होता है उसे हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कंप्यूटर मुख्यतः कौन सी भाषा समझता है? तो आप कहोगे सर बाइनरी भाषा सही है। ऐसी भाषा जो इंसान को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है लेकिन कंप्यूटर को पूरी तरह से समझ में आती है, उसे हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। इंसान इसको नहीं समझ पाता है लेकिन कंप्यूटर समझ जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज मनुष्य को पूरी तरह से समझ में आ जाती है लेकिन कंप्यूटर डायरेक्ट उसे समझ नहीं पाता है, इसलिए उसको मशीनी भाषा बदलना पड़ता है। सारी बातें सही हैं, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब। ठीक है, देखिए अगर हम कंप्यूटर की भाषा की बात करेंगे तो तीन तरह से होता है। एक तो आपका लो लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है आपका हाई लेवल। और कंप्यूटर जानते हैं वो बाइनरी भाषा समझता है। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे तो इसे इंसान नहीं समझ पाता है, इसे कंप्यूटर सीधे समझ में आ जाती है। ठीक है, मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये सब लो लेवल लैंग्वेज है, आप ध्यान रखना। ठीक है, मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज भी एक प्रकार का लो लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल होता है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे डॉट डॉट वह भाषा जो कंप्यूटर के साथ साथ इंसानों को भी समझ में आता है। अब देखिए इसे कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर भी समझ सकता है और इंसान भी समझ सकता है, ऐसी कौन सी भाषा है ये आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो हमारा मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है उसे दोनों लोग समझ पाते हैं, कंप्यूटर भी समझ लेता है, हम भी समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है पास्कल, PASCAL, या सी भाषा या पास्कल भाषा, इसे याद रखिएगा। इसे कंप्यूटर भी समझ लेता है और मानव भी समझ लेता है। तो ये मिडिल लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है, यानी MLL का आपका एग्जाम्पल है। ठीक है साहब, मिडिल लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे तो जो भाषा कंप्यूटर के साथ साथ इंसान भी समझ जाए, जैसे सी भाषा, पास्कल भाषा। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी भाषा जो इंसान को पूर्णतः समझ में जाए, कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ नहीं आता, जैसे C++, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, रूबी और C+, ये सब भाषा। ठीक है साहब, डॉट डॉट भाषा का प्रयोग वेबसाइट या एप्लीकेशन का वह हिस्सा बनाने के लिए किया जाता है जो सीधे उपयोगकर्ता के सामने दिखता है और जिससे उपयोगकर्ता बातचीत कर सकता है। भैया कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? देखिए प्रयोग के आधार पर भी भाषाओं को बांटा गया है। कंप्यूटर की भाषा को दो प्रकार में बांटा जाता है, एक तो फ्रंट एंड लैंग्वेज और एक होता है बैक एंड लैंग्वेज। तो जो फ्रंट एंड लैंग्वेज होता है साथी, इसका प्रयोग हम वेबसाइट या एप्लीकेशन का वह पार्ट बनाने के लिए करते हैं जो सीधे उपयोगकर्ता के सामने दिखता है और जिससे उपयोगकर्ता बातचीत कर सकता है। तो इस तरह से होता है फ्रंट एंड लैंग्वेज, यानी पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर आप देखेंगे तो दो तरह से होता है, मतलब कंप्यूटर की जो भाषा है वो दो तरह से है। कौन कौन सी? एक तो आपका फ्रंट एंड लैंग्वेज होता है, इसका प्रयोग किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन का वह हिस्सा बनाने के लिए किया जाता है जो सीधे उपयोगकर्ता के सामने दिखता है और जिससे उपयोगकर्ता बातचीत कर सकते हैं। जिसमें आप देखेंगे HTML क्या है? तो एक फ्रंट एंड लैंग्वेज का एग्जांपल है। इसका पूरा नाम पूछता है पेपर में, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, ये सब फ्रंट एंड लैंग्वेज के एग्जांपल है। इसी तरह से बैक एंड लैंग्वेज के एग्जांपल किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम या किसी एप्लीकेशन के कोड का वह हिस्सा होता है जिनकी मदद से प्रोग्राम चलता है, यूजर को वह दिखाई नहीं देता है, जैसे C हो गया, C++ हो गया, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट या PHP या C हैशटैग, ये सब साथी बैक एंड लैंग्वेज के एग्जांपल हैं। तो एक दो बार आप इसको जरूर पढ़िएगा ताकि और भी चीजें क्लियर हो जाएं। अगला सवाल है, प्रारंभिक प्रोग्रामिंग भाषा ने आधुनिक प्रोग्रामिंग प्रतिमानों के लिए आधार तैयार किया। जाहिर सी बात है, जो प्रारंभ में जो हमारी प्रोग्रामिंग भाषा थी वो जो आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं उनके लिए एक प्रतिमान तय किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है के विकास के साथ साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है? देखिए ये पूछ रहा है साथी। ठीक है, एक होता है कि जिसे हम बोलते हैं OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम ये क्या होता है?
कि जैसे हमें कुछ अगर बनाना होता है, जैसे मान लीजिए कि हमें अगर कार बनाना है या कोई कंपनी जो फ़ोन बनाना चाहती है, तो एक डमी फ़ोन बनाती है उसका, है ना? और उसी के आधार पे मतलब कि एक प्रकार से समझ लीजिएगा कि एक क्लास वो तैयार करता है। इस डमी को हम बोलते हैं कि एक प्रकार का क्लास तैयार करेगा और इससे कई सारे ऑब्जेक्ट्स वो बना सकता है। अब वो कई पार्ट में कुछ चेंज करके उसे कई पार्ट में उसे वो बनाएगा। जैसे एक फॉर्मेट बना देना और उसको कई पार्ट में बना देना। तो आजकल जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, जिसे हम लोग ओओपी कहते हैं, ठीक है? ओओपी ये क्या करता है, जो डेटा इनकैप्सुलेशन और मॉड्यूलेटरी पर वर्क करता है। यानी एक बार वो चीजें बना दिया है, उसके बाद वो कई ऑब्जेक्ट में उसे क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये होता है साथ ही इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि एक प्रकार की जो चीजें हैं, दुनिया को नहीं दिखा करके खुद को अंदर छिपा लिया जाता है। दुनिया को कुछ और दिखता है पर वो डाटा उसके अंदर होता है। तो अब वही चल रहा है आजकल, ओओपी यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है। जो अंदर होता है हम क्लिक करते हैं पर हमें पता नहीं चलता और अंदर अंदर वो चीजें इनकैप्सुलेशन होती रहती हैं सब, ठीक है? तो डेटा इनकैप्सुलेशन और मॉड्यूलरिटी ये आजकल के जो ओओपी है उनके साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। अगर इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रही है तो प्लीज कमेंट करना, कल इसको और डिटेल में और एग्जांपल्स आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है? ओओपी क्या है, तो यह एक प्रोग्रामिंग तरीका है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के आधार पर कोड क्या करते हैं, लिखते हैं। यह कोड को अधिक मॉड्यूलर, पुनः प्रायोज्य यानी रीयूजेबल और स्केलेबल बनाने की कोशिश करता है, यानी बनाता है ओओपी। इसमें एक ही क्लास से अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्लास क्या होता है, तो यह एक ब्लूप्रिंट होता है जिससे ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है, यह क्लास का ही एक वास्तविक एग्जाम्पल होता है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, तो डेटा को छुपाने की प्रक्रिया जिससे केवल आवश्यक जानकारी ही बाहरी दुनिया को उपलब्ध होती है, उन्हें हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है साहब? निम्नलिखित में से किसके लिए डिबगर्स का उपयोग किया जाता है? अब देखिए डिबगर्स क्या चीज होते हैं, ठीक है? तो एडिटर्स, डिबगर्स और लिंकर्स, ये भी 3 पॉइंट होते हैं जब हम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या चीजें होते हैं, डिबगर्स क्या करते हैं इनमें से, ठीक है? तो देखिए डिबगर्स नाम से ही लग रहा होगा कि बगर्स, जो बग आ जाते हैं उनको हटाने का काम करते हैं। तो प्रोग्राम में जो त्रुटियां होती हैं उनको ढूंढते हैं, उनको सुधारने का काम हमारे डिबगर्स करते हैं। जैसे कोई कोड कर रहे हैं, उसमें कोई त्रुटि या कुछ हो गया तो डिबगर्स क्या करते हैं, उसको सुधारने का काम करते हैं, उसको हटाने का काम करते हैं साहब, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा 3 लोग को। एक तो होते एडिटर, ये क्या करते हैं, कोड को लिखने और एडिट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक होता, कई एडिटर होते हैं, इन सब का नाम यही है। डिबगर्स होते हैं, ये बग्स को ढूंढते हैं, उनको ठीक करते हैं। लिंकर्स क्या होते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो कंपाइलर द्वारा कोई फाइल जब बनाया जाता है, कंपाइल किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, तो उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल के रूप में यानी EXE के रूप में कन्वर्ट करने का काम लिंकर्स करते हैं, ताकि आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओ, उसका प्रयोग कर पाओ, ठीक है? जैसे कोई ऑब्जेक्टिव फाइल बना दिया, कंपाइलर ने क्या किया, कोई ऐसा फाइल बना दिया, तो लिंकर्स क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करते हैं, यानी EXE फाइल में कन्वर्ट करते हैं। इन सारे एक्सटेंशन के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, चिंता मत करिएगा। इसी क्लास में, चूंकि आप जानते हैं कुल 20-25 क्लास होना है, अभी ये 6वां क्लास है, तो इसी में इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा एल्गोरिदम का परीक्षण किया जाता है? एल्गोरिदम जो होते हैं भाई, सब कुछ एल्गोरिदम से चलता है, आपको पता होगा, है ना? तो कह रहा है कि एल्गोरिदम का परीक्षण कौन करता है? तो एल्गोरिदम का परीक्षण एक डेटा करता है। कौन करता है? डेटा के द्वारा किया जाता है। साथ ही बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। एल्गोरिदम पर बहुत ज्यादा आपको दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। एल्गोरिदम क्या होता है, तो यह एक चरणबद्ध निर्देशों का समूह होता है जो किसी समस्या को हल करने के लिए दिया जाता है, ठीक है? एल्गोरिदम का परीक्षण करने के लिए विभिन्न प्रकार के डेटा, जैसे परीक्षण डेटा, सीमा डेटा, यादृच्छिक डेटा, इनका प्रयोग किया जाता है। यह डेटा एल्गोरिदम की सटीकता, उसकी क्षमता, उसकी मजबूती का मूल्यांकन करता है, ठीक है? ये डेटा भी इंसान ही इंक्लूड करता है। अगला, एंड्रॉइड ऐप्स बनाने के लिए मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? इसको एक अलग भाषा का ही परमिशन दे दिया गया है, जिसका नाम है साथी कोटलिन भाषा। कोटलिन भाषा का प्रयोग करते हैं एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, ठीक है? देखिए बात हम करेंगे कोटलिन भाषा को लेकर के। तो एंड्रॉइड ऐप्स डेवलपमेंट के लिए इसकी एक आधिकारिक भाषा है जिसका नाम है कोटलिन भाषा। इसके अतिरिक्त जावा नाम की भाषा का भी हम प्रयोग करते हैं। जबकि स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी, ये दोनों भाषाएं हैं, जब हम iOS का कोई ऐप डेवलपमेंट करते हैं तो हम स्विफ्ट और ऑब्जेक्ट सी नाम की भाषा का प्रयोग करते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन है APK, इसका पूरा नाम क्या है? पेपर में इस बार आएगा, आप ध्यान रखिएगा। APK का पूरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे APK का पूरा नाम एंड्रॉइड पेज किट होता है। क्या? एंड्रॉइड पेज किट होता है। इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा? डी हो जाएगा सही जवाब, यानी करेक्ट आंसर एंड्रॉइड पेज किट होता है APK का पूरा नाम।
क्या होता है? तो यह एक प्रकार का फाइल फॉर्मेट होता है जिसका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और वितरित करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब कि पूरा पैकेज में आता है और ये पूरा एपीके फाइल डाला जाता है साहब, तब जाके हमारा एंड्रॉयड चलता है। और ये विशेष रूप से किसके लिए बनाया गया? तो साथ ही यह विशेष रूप से हमारे एंड्रॉयड के लिए ही बनाया जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, यानी डीबीएमएस, इस पर बहुत सवाल आते हैं, तो कल हम इस पर कूट कूट करके आपसे 2 3 4 5 सवाल डिस्कस करेंगे। आज का साथ ही आखिरी क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं मैंने 15 क्वेश्चन तो आप किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो आप समझिए आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, रिवीजन करने की जरूरत है। ठीक है, डेटाबेस सिस्टम के बारे में कह रहा है, कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा? रिलेशनल डेटाबेस निश्चित स्कीमा के साथ तालिकाओं में डेटा संग्रहित करते हैं ना। NoSQL डेटाबेस असंरक्षित जो डेटा होते हैं इनको संभालने के लिए उपयुक्त होता है, मतलब ये सही है कि उपयुक्त होता है। सुरक्षा कार्डों से डेटाबेस को एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। अभी चल के आगे बताएंगे, पर इन सभी में जो गलत आपका स्टेटमेंट है साथी वो आपका सी वाला ही है, तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कल इस पर मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, तो फिलहाल में आप इतना याद रखिएगा कि आखिर में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या? तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो डेटा को व्यवस्थित रूप से स्टोर करने, मैनेज करने, अपडेट करने, सर्च करने और सुरक्षा प्रदान करने के काम में आता है। कल यहाँ से क्लास आगे हम बढ़ाएंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।